हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं बीपीएससी टीआरई 4 ज्योग्राफी के लिए सेट नंबर 22। इससे पहले ऑलरेडी हमने 21 सेट करा रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, ध्यान दीजिएगा। पहला विकल्प में है, क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की वकालत की। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक से अधिक कथन असत्य है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं पहला विकल्प के बारे में। दे रखा है क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह कथन बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, क्लब ऑफ रोम की स्थापना 1968 में की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य है संसाधनों के संरक्षण की वकालत करना, दुनिया को यह चेतावनी देना कि प्राकृतिक संसाधन सीमित है। लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई है। ठीक है, वहीं बात करें हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में, ये 1972 में हुआ था। ये कथन बिल्कुल सही है। ये पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन था, ये भी याद रखिएगा। इसी सम्मेलन के बाद पर्यावरण संरक्षण को वैश्विक महत्व मिला और इसी सम्मेलन में आप देखेंगे कि यूएनईपी की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ, इसी के दौरान यूएनईपी की स्थापना की गई थी। यूएनईपी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। वहीं बात करें सी विकल्प में, सभी को पता है कि हर साल 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये कथन सही है। लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो तीनों कथन सत्य है, अर्थात सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। सवाल सिंपल सा है, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। विकल्प में है, केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना, संसाधनों का अधिकतम दोहन करना, भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास करना। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी विकल्प, भविष्य की पीढ़ियों की ध्यान में रख करके विकास करना। भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रख करके विकास करना, यह कथन बिल्कुल सही है। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों की आवश्यकताओं को संतुलित करना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आप ये भी कह लीजिए, सतत विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करती है कि भविष्य की पीढ़ियों को आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता प्रभावित ना हो। इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये है कि संसाधनों का संतुलित उपयोग, पर्यावरण का संरक्षण करना, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना, अर्थात विकास भी हो और प्रकृति भी सुरक्षित रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछा है कौन सा कथन सत्य है। पहला विकल्प में है, जलोढ़ मिट्टी सबसे कम उपजाऊ होती है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, लाल मिट्टी में नमी बिल्कुल नहीं रहती। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं पहला विकल्प क्या दे रखा है, जलोढ़ मिट्टी सबसे कम उपजाऊ होती है। ठीक है, ये कथन कहना गलत है। जलोढ़ मिट्टी सबसे कम उपजाऊ होती है कहना बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा बात करें, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी ये मानी जाती हैं, ये नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती हैं। खास करके हम देखेंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में ये अधिक पाई जाती है। वहीं बात करें काली मिट्टी के बारे में, लिखा है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ये बिल्कुल कथन सही है। काली मिट्टी में नई नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए यह कपास के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, ये मिट्टी आपको खास करके महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में अधिक पाई जाती हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। कथन नंबर सी क्या कह रहा है कि लाल मिट्टी में नमी बिल्कुल नहीं रहती। ठीक है, ये कथन आप देखेंगे तो कथन गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लाल मिट्टी में नमी नहीं रहती। ठीक है, लाल मिट्टी में नमी कम रहती है, लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। ठीक है, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें लाल जो मतलब कह सकते हैं कि जो लाल मिट्टी है ना, इसका लाल रंग किस वजह से होता है, तो लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण ऐसा होता है।
ठीक है। ये बाकी के तुलना में थोड़ा कम उपजाऊ होता है, ऐसा कह सकते हैं आप। और ये मिट्टी दक्षिण भारत और छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कौन सा कथन सत्य है, बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछा है कौन सा कथन असत्य है। पहला में दे रखा है भारत में मानसून वर्षा का मुख्य स्रोत है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में वर्षा लाते हैं, भारत में पूरे वर्ष सामान्य वर्षा होती है। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन दे रखा है कि भारत में मानसून वर्षा का मुख्य स्रोत है, ये कथन बिल्कुल कहना जायज़ है, यानी कि कह सकते हैं सही है। ठीक है ना, भारत में अधिकांश वर्षा मानसून से ही होती है। बी विकल्प में है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में वर्षा लाता है, यह भी कथन सही है। ध्यान रखिएगा, जून से सितंबर तक यही मानसून वर्षा देता है। ठीक है। सी विकल्प में दे रखा है कि भारत में पूरे वर्ष समान वर्षा होती है, यह कहना बिल्कुल गलत है। ठीक है, भारत में वर्षा का वितरण असमान रूप से देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, मानसून के बारे में थोड़ा सा बात कर ले। मानसून ऐसी मौसमी पवनें हैं जो वर्ष के अलग अलग समय में अपनी दिशा बदलती हैं। भारत में मुख्य दो प्रकार के मानसून पाए जाते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा है उत्तर पूर्व मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून में ये कह सकते हैं कि यह भारत में जून से सितंबर तक वर्षा लाता है और भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। ठीक है। और वर्षा के वितरण के बारे में बात करें तो भारत में वर्षा का वितरण समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है, जैसे कि मेघालय में देख लीजिए, असम में देख लीजिए, और कुछ क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है, जैसे राजस्थान देख लीजिए, लद्दाख देख लीजिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें सही आंसर क्या होगा। पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो सी विकल्प असत्य दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सत्य है। पहला है चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन खनिज संरक्षण से जुड़ा हुआ है, सुंदरलाल बहुगुणा नर्मदा आंदोलन से जुड़े थे। एक से अधिक कथन सत्य है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं। पहला विकल्प में दे रखा है चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, यह कथन कहना बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, वन और पेड़ों की रक्षा करना। वहीं बात करें नर्मदा बचाओ आंदोलन खनिज संरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो ये कथन कहना गलत होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आंदोलन जल बांध और विस्थापन से संबंधित था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। वहीं सी विकल्प देखेंगे तो लिखा है सुंदर लाल बहुगुणा नर्मदा आंदोलन से जुड़े थे, ये कहना गलत है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, जबकि नर्मदा आंदोलन की प्रमुख नेता कौन थी, मेधा पाटेकर थी, ये भी याद रखिएगा। पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो ए और सी यहाँ पे सही है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी और भी ले लीजिए, जैसे कि चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, ये चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में। ठीक है, जबकि ये कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, तत्कालीन कह सकते हैं उत्तर प्रदेश। और इसके प्रमुख नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। उद्देश्य क्या था, पेड़ों की कटाई रोकना। ठीक है, जबकि दूसरा था वन संरक्षण करना। ठीक है, यहाँ पे चिपको आंदोलन का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि लोग पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि पेड़ काटे ना जा सके, इसी कारण इनका नाम क्या पड़ा था, चिपको आंदोलन। वहीं बात करें थोड़ा सा नर्मदा आंदोलन के बारे में, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत आप देखेंगे तो 1985 के आसपास शुरू हुआ था। और इसके नेता कौन थे, मेधा पाटेकर। किस क्षेत्र में देखने को मिला ये, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में। ठीक है, उद्देश्य क्या था, नर्मदा नदी पर बनने वाले बांधों को विरोध करना, विस्थापन और पर्यावरणीय समस्याओं को उजागर करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है भारत में मीठे जल का मुख्य स्रोत क्या है। भारत में मीठे जल का स्रोत क्या है। विकल्प देखिए दे रखा है महासागर, नदियां और वर्षा, मरुस्थल, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं महासागर। महासागर आप देखें तो यहाँ पे खारे पानी का जल मिलता है इसमें, है ना, ये खारा पानी के लिए प्रसिद्ध होता है महासागर। महासागरों में खारे पानी बहुत होते हैं। ठीक है, और सी बी विकल्प बिल्कुल सही है, नदियों और वर्षा ये मीठे जल का स्रोत होता है, तो ये सही मान सकते हैं इसे आप। ठीक है, जबकि मरुस्थल में भी देखेंगे तो ये मरुस्थल में जल की कमी वैसे वो देखने को मिलती है, जल तो होता ही नहीं यार, बहुत मिलते हैं तो थोड़ा बहुत खारे पानी ही ज़्यादातर होते हैं। तो सही कथन क्या हो जाएगा, मुख्य स्रोत पूछा है तो यहाँ पे बी आप विकल्प को लेकर के चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
याद रखिएगा, मीठा जल वह जल होता है जिसमें नमक की मात्रा बहुत कम होती है और जिसका उपयोग पीने, सिंचाई तथा घरेलू कार्यों में किया जा सकता है। ठीक है, भारत में मीठे जल के मुख्य स्रोत में वर्षा, नदियाँ, झीलें और भूजल को शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? विकल्प में है भाखड़ा नंगल, चिल्का झील, सुंदरवन, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पूछा है कि कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? भाखड़ा नंगल, चिल्का झील, सुंदरवन, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, भाखड़ा नंगल। ठीक है, भाखड़ा नंगल एक प्रसिद्ध बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जबकि चिल्का झील आप देखेंगे तो ये गलत है। चिल्का एक प्राकृतिक खारे पानी की झील है, कोई परियोजना नहीं है। जबकि सुंदरवन भी देखेंगे तो सुंदरवन एक जो है ना, ये डेल्टा क्षेत्र है, यहाँ भी कोई बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाखड़ा नंगल परियोजना ये सतलज नदी पर स्थित है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर आप कह सकते हैं कि स्थित है ये, और ये भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में पारंपरिक जल संचयन प्रणाली क्या कहलाती हैं? विकल्प में है जोहड़, बांध, टैंक, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है जोहड़। याद रखिएगा, जोहड़ राजस्थान की प्रसिद्ध पारंपरिक जल संचयन प्रणाली है। बांध तो देखेंगे तो ये तो आधुनिक बहुउद्देशीय परियोजना की एक प्रणाली है, सिस्टम है। जबकि टैंक देखेंगे तो राजस्थान संबंधित नहीं है। ये टैंक आप देखेंगे तो दक्षिण भारत से संबंधित है, या फिर कह लीजिए कि टैंक प्रणाली दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, अनुपम झील बिहार के किस जिला में स्थित है? बताना है, अनुपम झील बिहार के किस जिला में स्थित है? विकल्प में है गया जी, मुंगेर, भागलपुर, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, अनुपम झील बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। कहाँ पे? कैमूर जिला में स्थित है, ध्यान रखिएगा। जबकि ये भागलपुर में आप देखेंगे ना, तो भागलपुर में आपको एक मिलेगा, आपका है भागलपुर में, हाँ ये कह सकते हैं जगतपुर। ठीक है ना, भागलपुर में कौन सा झील है? जगतपुर झील है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से हट गया था, जगतपुर झील। ठीक है, गया जी में आप देखेंगे तो मुचलिंडा झील है। मुचलिंडा झील। ठीक है, मुंगेर में ऐसा कोई झील देखने को नहीं मिलता जो कि एग्जाम में पूछा जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? बताना है, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? नहर, कुआं एवं ट्यूबवेल, तालाब, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, कुआं एवं ट्यूबवेल। ठीक है ना, भारत में सबसे अधिक सिंचाई कुआं से और ट्यूबवेल से की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि राज्य की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? बताना है, राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोमेश्वर पहाड़ी, और इसकी ऊंचाई बताना है कितनी है। विकल्प में है 874 मीटर, 847 मीटर, 240 मीटर, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 874 मीटर। याद रखिएगा, बिहार राज्य की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो 874 मीटर है। ठीक है, जबकि 240 मीटर जो है ना, ये आपका विकल्प में, याद रखिएगा, सोमेश्वर पहाड़ी और रामनगर पर्वतमाला के बीच में स्थित है एक दून घाटी। ठीक है, तो दून घाटी का पूछा जाए कि अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो 240 मीटर।
ठीक है। ये 240 दुर्न घाटी की सबसे अधिक कह सकते हैं कि अधिकतम ऊंचाई है दुर्न घाटी की। ठीक, चलिए बाकी 847 तो कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ था। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधारित आधिकारिक तौर पर कब लागू हुआ? विकल्प में है 23 जनवरी 2022, 25 जनवरी 2025, 26 जनवरी 1925, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधारित आधिकारिक तौर पर 23 जनवरी 2025 को लागू हुआ। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है ना, ये भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। ठीक है, और ये पहल आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में ये शुरू की गई है। इसमें बिल्ली की 7 बड़े प्रजातियों को शामिल किया गया है, सॉरी 6 प्रजातियों को शामिल किया गया है। कौन कौन आप देखेंगे तो पहला है बाघ है, शेर है, चीता है, हिमतेंदुआ है, जगुआर है और तेंदुआ है। ठीक है, तो इन 6 का नाम जरूर याद रखिएगा। ये बिल्ली के 6 बड़ी प्रजातियां हैं, बाघ, शेर, चीता, हिमतेंदुआ, जगुआर और ये तेंदुआ। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्देश्य है बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना, उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? विकल्प में है उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प में है 4 दिसंबर, 4 जनवरी, 4 अक्टूबर, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 4 दिसंबर। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वनातू वनातू की राजधानी क्या है? विकल्प में है पोर्ट विला, वनातू, हरारे, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है पोर्ट विला। याद रखिएगा, वनातू की राजधानी कहाँ है? पोर्ट विला है। ये विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, वन स्थिति रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? सवाल है, वन स्थिति रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? विकल्प में है पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय वन संरक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है भारतीय वन संरक्षण। विकल्प नंबर सी सही होगा। वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 वर्षों पर ये जारी की जाती है। किनके द्वारा जारी की जाती हैं? किस संस्था के द्वारा? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी की जाती है। इसका स्थापना आप देखेंगे तो 1981 में की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय याद रखिएगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। ठीक है, और ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बताना है माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प में है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत के आपका मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में स्थित है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है और भारत का 58वां यानी कह लीजिए कि 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का 9वां, जो कि पूरे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है ये माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में स्थित है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बिहार का दूसरा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? बताना है बिहार का दूसरा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? विकल्प में है शिवहर, अरवल, शेखपुरा, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अरवल।
बिहार का दूसरा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? अरवल है। जबकि बिहार का अगर बात कर लें कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर होगा। अगर पूछा जाए आपसे बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर होगा। ये भी याद रखिए, शिवहर जो है ना, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में छोटा जिला माना जाता है, ठीक है ना, सबसे छोटा जिला, ठीक है। जबकि शेखपुरा आप देखेंगे तो सबसे कम क्षेत्रफल में ये तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आता है शिवहर, दूसरे नंबर पर अरवल, तीसरे नंबर पर शेखपुरा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, वन स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, पूछा है असत्य है। विकल्प में है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वनावरण वाला जिला शेखपुरा है। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार में सबसे कम वनावरण वाला जिला कैमूर है। बिहार में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण यानी कि वृक्ष का जो आवरण है 10.96% है। मतलब कि वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला करके 10.96% है। एक से अधिक कथन यहाँ पे सत्य है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए सोचिए समझिए और जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए बात करते हैं, पहला कथन के बारे में दे रखा है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वनावरण वाला जिला शेखपुरा है। यह कथन असत्य है, ठीक है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वनावरण वाला जिला कैमूर है। बी विकल्प में क्षेत्रफल के अनुसार बिहार में सबसे कम वनावरण वाला जिला कैमूर है। ये कथन गलत है। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार में सबसे कम वनावरण वाला जिला शेखपुरा है, ठीक है। परसेंटेज के आधार पर भी याद रखिएगा और क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए एरिया वाइज तो भी ये शेखपुरा ही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो, गलत हो गया। सी देखिए, बिहार में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण 10.96% है, तो याद रखिएगा ये कथन सही है, ठीक है। पूछा कौन सा सत्य है, तो डी विकल्प सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, बिहार का लिंगानुपात कितना है? विकल्प में है 918, 943, 923, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प नंबर ए 918। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है, जबकि भारत का लिंगानुपात 943 है, ठीक है। तो ये था आज का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।